नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत चयनित शिक्षकों को यहां पर उनके नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि योग्य और मेहनती युवाओं को सरकारी सेवा के अवसर मिलने से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों को भविष्य के छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और उनका स्वागत करना है। देहरादून में शिक्षा विभाग का कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण में सीएम धामी जो है उसमें मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुना। बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है। माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा ऊधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी। क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है। और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में स्वास्थ्य, जनजाति कल्याण और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी आपसी सहमति से जिलों में स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। राजस्व विभाग में भूमिका अर्जन कर रहे आपसी समझौते की नई व्यवस्था लागू की गई है।
जनजाति कल्याण विभाग में पद सृजन को मंजूरी दे दी गई है और आपको बता दें कि नियमावली में संशोधन किया गया। भू जल दोहन और नियंत्रण करने के लिए नई नियमावली बनाई गई है, जिसमें आपको बताते चले कि व्यावसायिक उपयोग की दरें तय की गई हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि गौचर हवाई अड्डे पट्टी और रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी यहां पर कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किए जाने हेतु सिडकुल को हस्तांतरित की गई थी। इसमें आज एक प्रस्ताव उद्योग विभाग के द्वारा, इसमें राजस्व विभाग के द्वारा आया था, जिसमें ये प्रस्ताव था कि शासनादेश की सर संख्या 6 में प्रसंगत भूमि को किसी व्यक्ति एवं संस्थान या संगठन को बेचने, पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। सिडकुल को भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त समझा जाएगा। परंतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन हेतु उप पट्टा यानी सब लीज करने के लिए इंडस्ट्री ने अनुरोध किया था राज्यों से, जिसके लिए ये प्रस्ताव आया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल की सहमति प्रदान की गई। यानी कि सिडकुल सब लीज कर सकेगा, सब लीज, हस्तांतरित नहीं, सब लीज। तो देहरादून में महंगा मोबाइल फोन रखने का शौक 3 युवकों के लिए जेल की वजह बन गया। आपको बता दें, पटेल नगर क्षेत्र में हुई मोबाइल चोरी की घटना का दून पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि महंगे मोबाइल रखने की चाहत में उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महंगे फोन का शौक आखिरकार किस तरीके से जेल की वजह बन गया, ये खबर हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा दुख अपना व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस हृदयवैतिक घटना पर शोक जताते हुए कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया था। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजन, सहयोगी और समर्थकों को यह दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में भी विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यहां 2 मिनट का मौन रखा गया। सीएम धामी ने जनता से भी गहरा शोक व्यक्त करने को कहा। आज प्रातःकाल सब सुई नीचे और बड़ी छठी हुई है। महाराष्ट्र के अजीत पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी समर्थकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। सर, एक गैरसैंण में सत्र सर क्या आप करने जा रहे हैं, कैसा है? इसको लेकर कुछ चर्चा सर आज वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं। मंत्रिमंडल ने तय कर दिया है इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। गोलीकांड के आरोपी अतुल चौहान ने एक वीडियो जारी कर घटना को लेकर अपनी सफाई दी है। अतुल चौहान ने वीडियो में दावा किया है कि उसने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी। आरोपी का कहना है कि उसके पास लाइसेंसी हथियार था और उसी से उसने फायरिंग की थी। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी के दावों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और अवैध कॉलोनियों के विषय में लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। फिर जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जिन्दित PIL दाखिल हाईकोर्ट में की गई। जो PIL दाखिल मैंने की तो माफियाओं द्वारा मुझे धमकाने का और पहले भी एक बार मारने का प्रयास किया गया, जान से मारने का। उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस से गुहार लगाई और फिर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद आज दिनांक 28/1/2026 को एक शिकायती पत्र मेरे द्वारा दिया गया, जिसमें अवैध कॉलोनी के आड़ में अलग से 30 बीघा और कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसकी मौके पर जांच के लिए मुझे प्रशासन ने बुलाया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और सुखीटॉप के बीच मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। सड़क को यातायात के लिए सुचारू करने के उद्देश्य से प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुटी हुई हैं। बर्फबारी के कारण प्रभावित मार्गों को जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों और यात्रियों में राहत मिल सके। तो देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में VIP के तौर पर कथित नाम आने के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को लेकर प्रदेश BJP सतर्क हो गई है। संगठन में अब कई कार्यक्रमों में दुष्यंत गौतम की उपस्थिति कम कर दी गई है और नए पोस्टर्स में उनकी फोटो शामिल नहीं की जा रही है। आपको बता दें, जबकि पुराने पोस्टर्स में हमेशा उनकी तस्वीर रहा करती थी। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बनाई जा रही है। इसी वजह से कुछ प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी की फोटो नहीं लगाई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि किसी ने फोटो लगाना या न लगाना राजनीतिक दल की विवेक है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे विवादित पोस्टर्स की और व्यक्तियों की तस्वीर पोस्टर से हटाने का फैसला भाजपा ने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर किया होगा। अंकिता भंडारी मामले में किस तरीके से अब भाजपा यहां सतर्क होती हुई नजर आ रही है। किसी पोस्टर पर किसी की फोटो लगाना न लगाना उनके संगठन का अपना विवेक है, हम उसमें नहीं कहना चाहते। लेकिन हो सकता है कि अंदर अंदर वो लोग मान रहे हो कि इस प्रकार के विवादित व्यक्ति की फोटो लगाने से उनकी पार्टी का नुकसान और फायदे का आकलन करने के बाद शायद उन्होंने ये निर्णय लिया हो, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन गृह मंत्री जी के 2 दिन हरिद्वार और वनंतरा रिजॉर्ट के बहुत करीब होने के बावजूद भी उन्होंने प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं कहा, और क्या कहा होगा तो सामने नहीं आया। हम चाहते हैं कि इस मामले में, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आकर हरिद्वार में आकर अगर सरकार को कुछ निर्देश दिए हों तो सरकार उन निर्देशों को भी सार्वजनिक करे। देखिए, पहले तो हमारे पूरे पार्टी का एक पूरा जितना भी सब लोग हैं, सब लोग बदले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं, नई हमारी स्टेट की भी जो कमेटीज हैं, हम सब भी आपने देखा है कि नई टीम के हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोबारा बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए हैं। तो पूरी जिस तरह की राष्ट्रीय टीम होगी उस प्रकार से पूरे प्रदेशों में सब लोग जाने वाले हैं। लेकिन जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसमें उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है। वो कहीं से कहीं तक उन्होंने अपनी सारी जानकारी दे दी, मैं किस दिन कहाँ थे, क्या थे। अगर कोई किसी के 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो किसी के भी बारे में, अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, आपके बारे में कर दें, मेरे बारे में आप कर लें, तो क्या वो सिद्ध हो जाती है बात? तो बात ये है कि उनको रिलीफ मिला है। ये मामला जांच का है, कोर्ट का है, लेकिन इस विषय को पॉलिटिकल बनाना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है इससे थोड़ा बचना चाहिए हम सभी को। उत्तराखंड सरकार का आगामी बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा में सुधार कार्यों के कारण सत्र आयोजित नहीं हो पाया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि पिछले 3-4 वर्षों से भराड़ीसैंण विधानसभा की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधाएं मिल सकें। इस बार कर्मचारियों के लिए आवास काल बनाया जाएगा और वहीं 12,000 यूनिट का सोलर प्लांट भी इसमें लगाया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि बिजली के खर्च से बचत होगी और ये पर्यावरण के अनुकूल भी जो है बनाया गया। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है अब बजट सत्र जो है उत्तराखंड का वो भराड़ीसैंण में आयोजित होने जा रहा है। इसी को लेकर जो है वहां जोरों शोरों से तैयारियां होते हुए नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में जो है उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपना बयान सामने रखा है और साफ तौर पर सारी बातें जो उन्होंने साफ तौर पर कही है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है 12,000 यूनिट का सोलर प्लांट भी लगाया गया है और सत्र के दौरान कई व्यवधान भी जो है नहीं होगा, इस बात की भी उन्होंने गारंटी दी।
तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्देशों में क्रम में घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डांडी कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक की है। बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों में आई समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। इस समय बर्फबारी हुई है और पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यहां पर बिम्बली से केदारनाथ तक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, जहां मूलभूत सुविधाओं का काम जारी है। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था जो है 2027 तक पूरी कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा सुगम, सुखद और सुरक्षित हो, इसके लिए सभी विभागों के साथ समन्वय कर काम किया जा रहा है। देखिए, वन वे ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहाँ पे काम कर पाएंगे, और एक बार हम जब ये कर दें तो मुझे लगता है 2027 की यात्रा में हम लोग वो अल्टरनेट रूट पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर ज्यादा भीड़ होती है, तो मौके की जरूरत को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।